हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में 2023 में आपके साइंस के पहले चैप्टर मींस केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन से जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर है उसका कोड है 31/1/2 और ये क्वेश्चन पेपर का जो सेट है वो दूसरा सेट है। तो देखिए, इस साल के जो सेक्शन ए में आपका मार्क्स है वो सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं और सेक्शन ए से आपके पहले चैप्टर से 4 क्वेश्चन आए हैं। वो क्वेश्चन है 5, 6, 8 और 20 क्वेश्चन नंबर है। इट मीन्स दैट आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पूछे गए तो टोटल 4 मार्क्स हो गए चैप्टर 1 से। और सेक्शन सी जो कि 3 मार्क्स का है, इससे आपके पहले चैप्टर से एक क्वेश्चन आए हुए हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 23। तो इन 5 क्वेश्चन को हम लोग आज इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें एक क्वेश्चन दिया गया है MnO2 प्लस XHCl रिएक्शन करके बना रहा है MnCl2 प्लस YH2O प्लस ZCl2। फिर कह रहा है कि इन ऑर्डर टू बैलेंस द अबव केमिकल इक्वेशन द वैल्यू ऑफ X, Y एंड Z रिस्पेक्टिवली आर। कह रहा है कि ऊपर जो केमिकल इक्वेशन दिया गया है उसको बैलेंस करने के लिए X, Y और Z की क्या वैल्यू होगी। तो देखिए, इसमें जो XHCl है, YH2 है और ZCl2 है, इन X, Y, Z की वैल्यू हमें निकाल कर बताना है कि उसकी वैल्यूज़ क्या होगी। तो ऑप्शन ए में दिया है 6, 2, 2, यानी X की वैल्यू 6, Y की वैल्यू 2 और Z की वैल्यू भी 2 है, तब जाकर रिएक्शन बैलेंस होगा। फिर B कह रहा है 4, 1, 2, सी कह रहा है 4, 2, 1 और डी कह रहा है 2, 2, 1। इन चारों ऑप्शन में से कौन सी एक्स वाई जेड की वैल्यू होगी। तो एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालने के लिए पहले जो क्वेश्चन दिया गया हम उसको लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोग एक्स वाई जेड को पहले एलिमिनेट कर लेते हैं। तो इक्वेशन बन जाएगा MnO2 प्लस HCl रिएक्शन करके बनाता है MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। तो देखिए, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमें देखना है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और वो कितनी क्वांटिटी में है। तो इसमें जो रिएक्टेंट में कौन कौन से सब्सटेंस हैं MnO2 और HCl, प्रोडक्ट साइड में है आपके MnCl2, H2O और Cl2। फिर रिएक्टेंट में हमें देखना है कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से एटम इन्वॉल्व है। तो देखिए, रिएक्टेंट में आपके मैग्नीज़ है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। अब देखना है मैग्नीज़ के कितने एटम हैं। तो MnO2 में Mn 1 है तो Mn की वैल्यू हो जाएगी 1 और O2 मीन्स ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन की वैल्यू हो जाएगी 2। HCl 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन है। इट मीन्स द रिएक्टेंट में 1 Mn के एटम है और 2 ऑक्सीजन के एटम है, 1 हाइड्रोजन के एटम है और 1 क्लोरीन के एटम है। वही प्रोडक्ट में भी हम लोग देखते हैं। तो देखिए, जो रिएक्टेंट में एलिमेंट होते हैं वही एलिमेंट आपके प्रोडक्ट में भी होंगे, यानी Mn, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। अब देखना है प्रोडक्ट में इन एलिमेंट्स के कितने एटम हैं। तो MnCl2 इसमें भी Mn की वैल्यू 1 है क्योंकि इसमें Mn है सिर्फ। और ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन आपको मिलेगा H2O में, यानी इसमें भी आपके पास है ऑक्सीजन 1। और हाइड्रोजन के देखेंगे तो लिखिए H2O, H2 मीन्स 2 हाइड्रोजन है। और Cl को देखेंगे तो MnCl2 में 2 क्लोरीन है और लास्ट में जो Cl2 लिखा है 2 क्लोरीन वहाँ से मिल जाएंगे। इट मीन्स इसमें टोटल 4 क्लोरीन के एटम्स हैं। एलिमेंट्स और उसके क्वांटिटी लिखने के बाद अब हमें देखना है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कौन कौन से एलिमेंट सेम है। तो इसमें देखिए, जो मैग्नीज़ है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों 1 है। इट मीन्स मैग्नीज़ तो बैलेंस है। लेकिन हम ऑक्सीजन की बात करेंगे तो प्रोडक्ट में 1 ऑक्सीजन के एटम है और रिएक्टेंट में 2 है। इट मीन्स दैट प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कम है। तो हम प्रोडक्ट में 2 ऑक्सीजन करने के लिए उस ऑक्सीजन में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी ना होगा 2 1 जा 2। तो जो नंबर मल्टीप्लाई करने पर ऑक्सीजन को बैलेंस करता है उसी नंबर को हम लोग प्रोडक्ट साइड में लिख लेते हैं। तो ऑक्सीजन कहाँ पे है, H2O में ऑक्सीजन है तो वहाँ पे हमें 2 लिख देना है। यहाँ से आपका ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। अब देखिए, इसमें एक प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। H2O में हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई किया है, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन 2 हाइड्रोजन था और 2 से हमने अभी भी मल्टीप्लाई किया है तो हाइड्रोजन की यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ गई। इट मीन्स दैट 2 हाइड्रोजन पहले से था, हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन के अब यहाँ पर प्रोडक्ट में हो गए कितने एटम्स, टोटल 4 एटम्स। लेकिन रिएक्टेंट में अभी भी हाइड्रोजन के 1 एटम है। तो 4 हमें करने के लिए
हाइड्रोजन को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा तभी तो होगा, 4 1 जा 4। तो हाइड्रोजन में हमने 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो रिएक्टेंट में जहाँ भी हाइड्रोजन दिखेगा वहाँ पर आपको 4 लिख देना है उसका कोफिशिएंट। तो HCl जहाँ पर है वहाँ हाइड्रोजन है, तो वहाँ पर हम 4 लिख देंगे। तो देखिए जैसे हमने 4 HCl किया तो 4 हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गए, लेकिन 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद HCl जहाँ लिखा है वहाँ क्लोरीन के भी 4 एटम हो गए, यानी रिएक्टेंट में अब एक क्लोरीन नहीं है। 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्लोरीन भी हो गया 4, और प्रोडक्ट साइड में भी अब देख सकते हैं क्लोरीन हो गया 4। अब आप लोग कंपेयर कर सकते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके एटम्स हो गए हैं बैलेंस। अब XYZ की वैल्यू हम निकालेंगे कैसे। क्वेश्चन में जो इक्वेशन दिया है पहले हमें उस इक्वेशन को लिख देना है, उसके बाद जो हम लोगों ने अभी एटम्स को बैलेंस किया है उसका केमिकल इक्वेशन लिख देना है। अब देखिए ये जो दोनों इक्वेशन है हमें एक दूसरे के कोफिशिएंट को कंपेयर करना है। तो देखिए जो क्वेश्चन में लिखा है XHCl और जो हम लोगों के लिए बैलेंस किया है वहाँ लिखा है 4HCl। इट मीन्स देख यहाँ पर x की वैल्यू हो गई है 4। अब जहाँ पर लिखा है YH2O और जो हम लोगों ने बैलेंस किया वहाँ लिखा है 2H2O। इट मीन्स यहाँ पर y की वैल्यू हो गई है 2। अब ZCl2 लिखा हुआ है जो क्वेश्चन दिया है, और आपके बैलेंस में दिया है सिर्फ Cl2। सिर्फ Cl2 है ना, तो वहाँ पर हम कोफिशिएंट मान के चलते हैं 1। इट्स मीन दैट Z की वैल्यू यहाँ पर हो गई है 1। तो X की वैल्यू 4, Y की वैल्यू 2 और Z की वैल्यू 1। तो आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? C वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि द एमिशन ऑफ ब्रॉन फ्यूम्स इन द गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज़ ड्यू टू। तो ये एक इमेज दिया गया है, इस इमेज में जहाँ पर लिखा है ब्रॉन फ्यूम्स, इस इमेज को देख के आपको बताना है कि जो ब्रॉन फ्यूम्स है वो क्यों निकल रहे हैं, किसकी वजह से निकल रहे हैं। तो आपके पास ऑप्शन दिया है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लीड नाइट्रेट विच प्रोड्यूसेस ब्रॉन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन गैस। कह रहा है लीड नाइट्रेट को हम लोग हीट करते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, वो ब्रॉन फ्यूम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बी कह रहा है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लीड नाइट्रेट विच प्रोड्यूसेस ब्रॉन फ्यूम्स ऑफ लीड ऑक्साइड। कह रहा है लीड नाइट्रेट को जब हम लोग हीट करते हैं तो वो बनाता है लीड ऑक्साइड, वो ब्राउन कलर फ्यूम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सी ऑप्शन कह रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ लीड नाइट्रेट फॉर्मिंग लीड ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कह रहा है कि लीड नाइट्रेट ऑक्सीडाइज होकर लीड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। या डी कह रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ लीड नाइट्रेट फॉर्मिंग लीड ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। लीड नाइट्रेट ऑक्सीडाइज होकर लीड ऑक्साइड और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है आपके NCERT के एक्टिविटी 1.6 आया है। तो इस इमेज में आप देख सकते हैं कि एक बर्नर लगा हुआ है और एक टेस्ट ट्यूब है। उस टेस्ट ट्यूब में लिया गया है लीड नाइट्रेट और उसको बर्नर की हेल्प से हीट किया जा रहा है और ब्राउन फ्यूम्स निकल रहा है। तो इट मीन्स दैट लीड नाइट्रेट को हम लोग हीट करते हैं तो क्या होता है। तो हम लोगों ने एक्टिविटी 1.6 में पढ़ा है कि लीड नाइट्रेट को जब हम लोग हीट करते हैं तो वो डिकम्पोज होकर बनाता है लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। लीड नाइट्रेट की बात कर लें तो उसका कलर होता है वाइट और लीड ऑक्साइड का कलर होता है येलो, और NO2 गैस का कलर होता है ब्राउन फ्यूम्स और ऑक्सीजन कलरलेस होता है। तो क्वेश्चन में पूछा है जो ब्राउन फ्यूम्स होता है वो किसी वजह से होता है। तो इस इक्वेशन में हम लोग देख सकते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की वजह से वो ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं। इट मीन्स जो ब्राउन फ्यूम्स होता है वो आपका नाइट्रोजन गैस होता है। तो आप लोग ऑप्शन ए देख सकते हैं, इसमें लिखा है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लीड नाइट्रेट विच प्रोड्यूसेस ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है क्योंकि इसमें कह रहा है कि लीड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलता है जो कि ब्राउन फ्यूम प्रोड्यूस करता है। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका, ये ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन इसमें जो बी ऑप्शन है वो थोड़ा सा रॉन्ग है। इसमें लिखा है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लीड नाइट्रेट प्रोड्यूसेस ब्राउन फ्यूम ऑफ लीड ऑक्साइड। इसमें कह रहा था कि लीड नाइट्रेट को जब हम लोग हीट करते हैं तो वो लीड ऑक्साइड बनाता है जो कि ब्राउन फ्यूम्स। ये बिल्कुल भी गलत है क्योंकि लीड ऑक्साइड येलो कलर का होता है और वो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, न कि गैस होता है। बस यही था आपके क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सेलेक्ट एंडोथर्मिक रिएक्शन फ्रॉम दी फॉलोइंग। नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इस ऑप्शन को हमें पढ़ के बताना है कि इसमें से कौन सा एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो ए ऑप्शन दिया है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। कह रहा है वेजिटेबल मैटर अगर डिकम्पोज होकर डिकम्पोज होकर
कंपोस्ट बना रहा है तो वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, या बी ऑप्शन कह रहा है डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू फॉर्म क्विक लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होकर क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। सी कह रहा है बर्निंग ऑफ कैंडल, या डी कह रहा है प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन। तो इन चारों में से कौन सा ऐसा रिएक्शन है जो एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है? सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। तो देखिए, ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है उसे बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, और ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होता है उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो देखिए, इसमें जो डी ऑप्शन है प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन में हीट रिलीज होता है, इसका मतलब ये है कि जो डी ऑप्शन है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि इसमें हीट रिलीज हो रहा है। बर्निंग ऑफ कैंडल में भी हीट रिलीज होता है, तो ये भी ऑप्शन है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ए ऑप्शन जो दिया है डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, इस डीकम्पोजिशन रिएक्शन में भी एक हीट रिलीज होता है, यानी ये भी एक आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन जो बी ऑप्शन दिया है कि कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होकर क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ये आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्योंकि इसका जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो इक्वेशन होगा CaCO3, इसी के बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के जो हम लोग हीट करते हैं तो वो डिकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में ब्रेक डाउन हो जाता है। यहीं पर जो कैल्शियम ऑक्साइड है वह आपका क्विक लाइम होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट के हम लोगों ने हीट किया तब जाके वो डिकम्पोज हुआ है। ऐसा रिएक्शन जिसमें कि हीट एब्जॉर्ब होता है वो होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है क्योंकि वो एंडोथर्मिक रिएक्शन को बताता है। क्वेश्चन नंबर जो 20 है ये आपका असर्शन और रीज़न है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में जो असर्शन है वो क्या कह रहा है? द कलर ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट टर्न्स कलरलेस व्हेन अ पीस ऑफ लीड इज एडेड टू इट। कह रहा है कि कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है उसमें अगर हम लोग लीड का कोई पीस उसमें हम ऐड कर देते हैं तो वो जो ब्लू कलर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है वो कलरलेस हो जाता है। ये असर्शन है। इसका रीज़न बता रहा है कि लीड इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड हैंड डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्व सॉल्यूशन। कह रहा है जो लीड होता है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है और कॉपर के सॉल्यूशन से कॉपर को लीड डिस्प्लेस कर देता है। इस वजह से जो सॉल्यूशन होता है वो कलरलेस होता है। तो नीचे जो ऑप्शन ए दिया है इसमें लिखा है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कह रहा है कि असर्शन और रीज़न दोनों ही ट्रू है और जो आर है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बी कह रहा है बोथ ए एंड आर आर ट्रू, यानी असर्शन और रीज़न दोनों ही सही है बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। फिर सी कह रहा है ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, असर्शन सही है रीज़न गलत है। या डी कह रहा है ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, असर्शन सही है, असर्शन गलत है और रीज़न ट्रू है। तो देखिए, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर होता है वो ब्लूइश कलर का होता है। इसमें जब हम लोग लीड के कुछ पीस को ऐड करेंगे तो ये जो सॉल्यूशन है वो कलरलेस हो जाता है। तो यानी असर्शन तो सही है। इसका इक्वेशन लिख सकते हैं कि Pb + CuSO4 रिएक्शन करके बनाता है PbSO4 + Cu। तो देखिए, ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि जो लीड होता है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो लीड कॉपर सल्फेट में से सारे कॉपर को डिस्प्लेस करके खुद सल्फेट SO4 की जगह लेके बनाता है PbSO4, मतलब कि लीड सल्फेट, जो कि कलरलेस होता है। तो रीज़न भी आपका सही है। रीज़न कह रहा था कि लीड इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड हैंड डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। लीड ज़्यादा रिएक्टिव है, इस वजह से इसने डिस्प्लेस किया और सॉल्यूशन हो गया कलरलेस। इसका मतलब कि आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, असर्शन और रीज़न दोनों ही ट्रू है एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जो रीज़न है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है इसमें। ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है। तो क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। नीचे 4 आपके ऑप्शन दिए हैं, इस ऑप्शन में से देख के बताना कि कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। फिर बी वाला पार्ट कह रहा है डिफाइन अ रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। गेन और लॉस, ऑक्सीजन का गेन या लॉस हो जाना, इनके टर्म्स में बताना है कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। तो देखिए, पहले पार्ट का हमें आंसर करने से पहले ये जानना होगा कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, तभी उसको हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो
द सब्सटेंस अंडरगो ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडेशन होगा तो हम पहचानेंगे कैसे कि सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है। तो देखिए, ऑक्सीडेशन को हम लोग पता करने के लिए दो डेफिनेशन है जिसको इससे पता चल जा सकता है किस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो उसका होता है ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो आपका बिहेव करता है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। और इसका दूसरा डेफिनेशन है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो भी वो उस सब्सटेंस का होता है ऑक्सीडेशन, और जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है वो आपका होता है रिड्यूसिंग एजेंट। यही दो कॉन्सेप्ट की मदद से आप रिड्यूसिंग एजेंट को आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आइए एक एक करके सबको सॉल्व करते हैं। तो आपका पहला ऑप्शन दिया था NH3 + O2 रिएक्शन करके बनाता है NO + H2O। तो देखिए, रिएक्टेंट में आपके पास है NH3 और प्रोडक्ट में देखेंगे तो वहाँ पर है NO। तो NH3 के साथ क्या हुआ है, NH3 में से सारे हाइड्रोजन रिमूव होके उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया है। तो ऐसा सब्सटेंस जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है या हाइड्रोजन का रिमूवल होता है तो उसका होता है ऑक्सीडेशन। यहाँ पर NH3 का हो रहा है ऑक्सीडेशन, और जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है वो कहलाता है आपका रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर NH3 आपका है रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीजन की भी बात कर लेते हैं। तो रिएक्टेंट में है O2 और प्रोडक्ट में है H2O, मतलब ऑक्सीजन में हाइड्रोजन ऐड हो गया है, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है रिडक्शन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का हो रहा है रिडक्शन, जिसका रिडक्शन होता है वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन क्वेश्चन में आपको ये सिर्फ बताना था कि कौन सा सब्सटेंस है जो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ पर NH3 जो है वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। फिर सेकंड ऑप्शन दिया था H2O + F2 रिएक्शन करके बनाता है HF + HOF। अब रिएक्टेंट में जो F2 लिखा है, प्रोडक्ट में लिखा है HF। तो F2 में देखिए फ्लोरीन में हाइड्रोजन का एडिशन हो गया है, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है रिडक्शन। तो F2 का F2 यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है, और जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर F2 एक्ट कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। अब देखिए, जो H2O है वो प्रोडक्ट में बना रहा है HOF। तो H2O में 2 हाइड्रोजन था, लेकिन HOF में सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है। इसका मतलब H2O में से हाइड्रोजन एक रिमूव हुआ है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर H2O ऑक्सीडाइज हो रहा है। जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है वो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर H2O है आपका रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्वेश्चन में पूछा था कौन सा स्पेसीज रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, तो सेकंड ऑप्शन में आपका वाटर जो है H2O वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। थर्ड ऑप्शन है Fa2O3 + CO रिएक्शन करके बनाता है Fe + CO2। तो देखिए, रिएक्टेंट में Fe2O3 और प्रोडक्ट में है सिर्फ Fe। तो Fe2O3 Fe में कैसे कन्वर्ट हुआ है, जब उसका सारा का सारा ऑक्सीजन रिमूव हो गया है तो हम कह सकते हैं Fe2O3 में से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है रिडक्शन। तो यहाँ पर Fe2O3 का हुआ है रिडक्शन, और जो सब्सटेंस का होता है रिडक्शन वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो Fe2O3 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रही बात CO की, तो रिएक्टेंट में जो CO है वो प्रोडक्ट में बनाता है CO2। CO के पास एक ऑक्सीजन ऐड हो गया तब जाकर बना है CO2। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है ऑक्सीडेशन, तो CO का यहाँ पर हुआ है ऑक्सीडेशन। द सब्सटेंस विच अंडरगो ऑक्सीडेशन इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। सो वी कैन से डेट CO इज एक्टेड रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्वेश्चन में कहा था कि कौन सा सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, वो है आपका CO। फोर्थ ऑप्शन में दिया था H2 + O2 रिएक्शन करके बनाता है H2O। ये बहुत ही अमेजिंग इक्वेशन है। देखिए कैसे H2 कन्वर्ट हुआ है H2O में, तो हम कह सकते हैं हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, तभी ना H2 से H2O में कन्वर्ट हुआ है, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है ऑक्सीडेशन। तो H2 का यहाँ पर हुआ है ऑक्सीडेशन। The substance which undergo oxidation acts as reducing agent. So H2 act as here reducing agent. When we look at the oxygen at the reactant side,
we will see that oxygen is get converted into H2O at the product side। मतलब कि O2 प्रोडक्ट में बन गया H2O। O2 में हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है रिडक्शन, तो ऑक्सीजन का यहाँ पर हुआ है रिडक्शन। द सब्सटेंस विच अंडरगो रिडक्शन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो O2 एक्ट एज हियर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्वेश्चन में पूछ रहा था कौन सा सब्सटेंस है जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा था। H2 यहाँ पर है, वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। बी वाले पार्ट में पूछ रहा था कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, तो आपको लिखना है द रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, दैट इज वन सब्सटेंस इज रिड्यूस वाइल द अदर गेट ऑक्सीडाइज, इट्स कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो, उसी को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। या ये कह सकते हैं ऐसा रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा हो, दूसरा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा हो, उसे हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं। तो आपके सामने एक इक्वेशन दिया गया है, CuO प्लस H2 रिएक्शन करके बनाता है Cu प्लस H2O। तो देखिए रिएक्टेंट साइड में दिया है CuO और प्रोडक्ट में है Cu, मीन्स CuO कन्वर्ट हो रहा है CO में, मतलब CuO में से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है रिडक्शन, तो यहाँ पर CuO का हो रहा है रिडक्शन। अब देखिए रिएक्टेंट में है H2 और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है H2O में, तो H2 H2O में कन्वर्ट हुआ है, H2 में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पर H2 का हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो देखिए एक ही रिएक्शन में एक सब्सटेंस का हो रहा है रिडक्शन और दूसरे का हो रहा है ऑक्सीडेशन। जब एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है तो उससे हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये आपका रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। यहाँ से आपके चैप्टर 1 के सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं।